राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों पर बल दिया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया। और देश के विभिन्न हिस्सों में छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 72% से अधिक मतदान हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शाम 5 बजे तक मालवा जिले में सबसे अधिक 82% मतदान हुआ, जबकि अलीरापुरा जिले में सबसे कम लगभग 56% मतदाताओं ने वोट डाले। वोट डालने का काम पूरा होने के साथ ही 2533 उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। मध्य प्रदेश में मतदाताओं का स्वागत कहीं लाल कालीन बिछाकर किया गया तो कहीं गुब्बारों से सजे मतदान केंद्रों से। मतदाताओं ने भी चुनाव आयोग के नवाचारों का भरपूर लाभ उठाया और जमकर मतदान किया। पहली बार वोट डालने आए युवाओं ने भी सेल्फी पॉइंट पर जमकर तस्वीरें ली। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में हुए विधानसभा चुनाव में आज 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में 70 सदस्यीय वाली विधानसभा के चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांति से संपन्न हो गया। मुख्य चुनाव अधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले के अनुसार शाम 5 बजे तक 69% से अधिक मतदान हुआ है। कुरूद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 82% और रायपुर दक्षिण में सबसे कम यानी 52% मतदाताओं ने वोट डाले जाने की खबर है। अंतिम आंकड़ों की प्रतीक्षा है। इस चरण में 130 महिलाओं सहित 959 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बीच गरियाबंद जिले के बिंद्रानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद चुनावी टीम के वापस लौटते समय माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में सुरक्षा बलों का एक जवान शहीद हो गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के स्टार प्रचारक प्रचार में जुटे हैं। राज्य में आज अलग अलग दलों के करीब 2 दर्जन स्टार प्रचारकों ने अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं की। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अजमेर के विजयनगर और नसीराबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैलियां की। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी ने विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे रहे। दूसरी ओर कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा सचिन पायलट ने विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं कर पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने धौलपुर में चुनावी सभा की। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में सभी प्रमुख दल अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राज्य में इस महीने की 30 तारीख को मतदान होना है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण ने गारंटी के नाम पर लोगों को धोखा देने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। दूसरी ओर भारत राष्ट्र समिति प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस 5 दशकों से अधिक समय से तेलंगाना के लोगों को परेशान कर रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी वे सभी आश्वासन पूरे करेगी जिनके लिए अलग राज्य का गठन किया गया था। हैदराबाद में आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि 100 दिन में 6 घोषणाएं वास्तव में लागू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी घोषणा पत्र अभय हस्तम सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम दस्तावेज है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाएगी। घोषणा पत्र में बेघरों को आश्रय बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए देने, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और समाज कल्याण पेंशन के रूप में 4-4 हजार रुपए देने का भी आश्वासन दिया गया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों ने 38,057 डाक मतपत्रों के आवेदन स्वीकार किए हैं। निर्वाचन विभाग को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के 44,057 डाक मतपत्र आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के प्रयास किए जाने चाहिए। नई दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने संवाददाताओं से आग्रह किया कि वे इन प्रौद्योगिकी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करें। ChatGPT के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स कैंसरस, ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी ChatGPT का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से AI का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। फिर उसको देखे, आनंद करे, जो करना है करे, लेकिन उस पर आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने लोकल फॉर वोकल की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। इस बार वोकल फॉर लोकल आप सबने भी मेरी मदद की है। ठीक है, अभी तो लोगों का दिमाग दिए तक रहता है, उनको लगता है वोकल फॉर लोकल मतलब दिया खरीदना। अगर हम वोकल फॉर लोकल इस विषय को जितना बल दिया और मैं इस छठ पूजा के साथ जोड़ करके हिसाब लगाऊं तो इस एक वीक में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के समापन लीडर्स सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ चाहता है कि ग्लोबल गवर्नेंस पर उनकी आवाज सुनी जाए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को गर्व है कि G20 जैसे महत्वपूर्ण मंच के दौरान उसे वैश्विक दक्षिण की आवाज को एजेंडे में रखने का अवसर मिला। भारत को गर्व है कि हमें G20 जैसे महत्वपूर्ण फोरम में ग्लोबल साउथ की आवाज को एजेंडा पर रखने का अवसर मिला। इसका श्रेय आप सभी के मजबूत समर्थन और भारत के प्रति आपके दृढ़ विश्वास को जाता है और इसके लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के आरंभिक सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित प्रयासों के कारण इस क्षेत्र के आवाज को सही महत्व मिला है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब विश्व कल्याण के लिए अल्प विकसित और विकासशील देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीकृत नेताओं की घोषणा को ग्लोबल साउथ की वास्तविक और गंभीर चिंताओं को फिर से G20 के विमर्श के केंद्र में लाने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्री स्तर के सत्र में ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी के संकट, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ा है। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इन व्यवधानों से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि ग्लोबल साउथ को मजबूत करने और मानवता के लिए एकजुट होकर प्रयास करना आवश्यक है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के उद्योगों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण के प्रावधान वाले स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने फरीदाबाद उद्योग परिसंघ और अन्य याचिकाकर्ताओं की कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। सरकार ने इस अधिनियम को नवंबर 2021 में अधिसूचित किया था। अधिनियम को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अधिनियम संविधान के प्रावधानों और योग्यता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का कल नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन यात्रा के 75 वर्षों के सार संग्रह के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत की उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और महान दूरदर्शी लोगों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में गणमान्य व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और विद्यार्थियों सहित 1500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 75 से अधिक स्टार्टअप सहित लगभग 200 उद्योग जगत और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। संस्कृति मंत्रालय लाल किला में भारत कला, वास्तुकला और डिजाइन आर्ट बिनाले का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। इसका उद्घाटन 8 दिसंबर को किया जाएगा। 9 से 15 दिसंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सार्वजनिक कला प्रतिष्ठान, कला बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम कला इसके प्रमुख आकर्षण होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में तिमोर लेस्ते के रक्षा मंत्री डोनासियानो जो रोसारियो कोस्टा गोम से मुलाकात की। अपनी यात्रा के अंतिम दिन रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत तिमोर लेस्ते में विकास कार्यों, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में सहयोग जारी रखेगा। रक्षा मंत्री ने कल 10वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और राजौरी जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलगाम जिले के सामनू क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा गुट के थे। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इसके लिए संयुक्त अभियान चलाया था। तलाशी अभियान जारी है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। नहाय खाए के अनुष्ठान के साथ ही छठ पूजा आज से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं ने पहले दिन विभिन्न गीत, नदियों, तालाबों, जलाशयों में स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। कल खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। रविवार को अस्तांचल सूर्य का पहला अर्घ्य दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव में 72% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में दूसरे तथा अंतिम चरण के चुनाव के लिए 69% से ज्यादा मतदान हुआ। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों पर बल दिया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया। और देश के विभिन्न हिस्सों में छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।